हाँ जी, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने टीम सीए और वन एग्जाम के इस नए चैनल एनटीए नेट के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो है यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर जो यूनिट 7 है हमारी, यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। और लास्ट जो है क्लास के अंदर हमने जो ख़त्म किया था टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक्स, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था और उनके बारे में हर छोटी सी छोटी बात को जानने का प्रयास किया था। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि एक बार उस सारी बातों को आप नोट से खुद ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज जो है चीज़ें भूलते जाओगे। आप साथ साथ में पढ़ोगे तो ये होगा कि आपकी चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करते चलिए, ताकि वो रिवीजन के वक्त जो है आप कम समय के अंदर तुरंत से पूरी यूनिट का जो है वो रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज जो हम लोग यूनिट 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? आरबीआई और उसके रोल क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉर्मुलेट होती है उसके अंदर क्या रोल है, क्या योगदान है, इन सब एरियाज के ऊपर बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं अपनी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब जानते हो आरबीआई भारत की जो है एपेक्स बॉडी है। अगर बात करें बैंकिंग के अंदर, जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको सुपरवाइज करती है आरबीआई। प्लस इंडिया के अंदर करेंसी नोट जो है वो पूरा वो मैनेज करते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है भारत का, उसे भी कौन मेंटेन करती है? आरबीआई मेंटेन करती है। इसके अलावा जो बैंकिंग के सुपरविजन का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट नई बैंकों को लाइसेंस देना, एग्जिस्टिंग बैंक को रेगुलेट करना, ठीक है, मॉनिटर करना उनकी परफॉर्मेंस को, रिस्क को, सारी चीज़ों को, ये कौन काम करती है? आरबीआई। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है क्या, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, उनके लिए बैंक का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। हालांकि आरबीआई ने वो कार्य जो है काफ़ी हद तक आगे डेलीगेट कर रखा है, किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस पूरे डिस्कशन की। और मैं प्रयास करूंगा जो अपने मुद्दा है, जो टॉपिक है, उसी के ऊपर रहूं, क्योंकि बातें करने को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें जो है जो अपना पॉइंट है उसी के ऊपर रहना है। ठीक है, और इस नोट्स के अंदर एक एक जो बात मैंने दी है वो सारी रेलेवेंट है। कुछ चीज़ें समझने लायक है, कुछ चीज़ें याद रखने लायक है, तो हम वो देखते चलेंगे। आइए, सेंट्रल बैंक जो है ये हमारा इंडिया का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है? करेंसी नोट इश्यू करता है, इंडिया के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आता है। क्या होती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, करेंसी जो है इंडिया के अंदर जो नोट और वो पूरा सिस्टम है, ये ऑपरेट करती है कौन? आरबीआई। क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, तो ये दो तीन वर्ड जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये मेन गवर्निंग बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? फाइनेंशियल जो सिस्टम है पूरा इंडिया का, उसके अंदर। और हेल्प करती है गवर्नमेंट को एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब गवर्नमेंट के जो भी बिजनेसेस है, मतलब जो भी काम है, उनके अंदर बैंक के रूप में उनको एडवाइजरी फंक्शन के रूप में भी काम करती है, एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है। आरबीआई की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आरबीआई की शुरुआत जो है 1935 के अंदर हुई थी। 1934 के अंदर एक्ट आया था, जिसके बाद में 1935 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, ये फिर से दिक्कत करने लग गया। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। एक ये हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 1926 के अंदर, जैसे आपको पता हो तो रॉवलेट एक्ट और ऐसे अलग अलग समय समय साइमन कमीशन, साइमन गोबैग, इस तरह के अलग अलग कमीशन जो ब्रिटिश हुकूमत जो थी हमारे यहाँ पे, वो अपॉइंट करती थी यहाँ पे जो भी सुधार करने होते थे। तो उसी कड़ी के अंदर एक 1926 के अंदर ये कमीशन बिठाया गया इंडियन करेंसी सिस्टम और पूरा जो फाइनेंस है उसके ऊपर। और उसने ये कहा कि भाई जो इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। थी पहले बैंक इंपीरियल बैंक, जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के बनी थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के इंपीरियल बैंक, वो काम कर रही थी सेंट्रल बैंक के लिए। लेकिन उसके पास ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं थे।
प्लस इसके अलावा आपको बताओ तो 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 के अंदर। तो उससे पहले 1933 के अंदर एक व्हाइट पेपर निकाला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर कि भारत के अंदर कुछ संवैधानिक सुधार करने हैं। तो उसके अंदर भी बात की गई थी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इनके बाद में, इन रिकमेंडेशन के बाद में फाइनली 1 अप्रैल 1935, याद रहेगी तारीख, 1/4/1935 को आरबीआई जो है वो ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद आरबीआई काम करता रहा। आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, तो उसके 2 साल बाद में 1949 के अंदर ये जो है क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइजेशन होने का मतलब इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास चली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पहले ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, तो ये 1948 के अंदर एक्ट आया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट, और उसके बाद 1949 के अंदर जो है इसका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। मीन्स ये किसके कंट्रोल में आ गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, उसी साल ये एशियन क्लियरिंग कॉर्प यूनियन जो है, बैंकों का जो यूनियन होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपको पता हो तो इंडिया के अंदर इतनी सारी बैंक है, तो जो चेक्स की क्लियरिंग होती है, जो पेमेंट्स का ट्रांसफर होता है, तो उनका आपस में एसोसिएशन होता है। वैसा ही एक इंटरनेशनली भी एसोसिएशन होता है, तो उसका मेंबर बना है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, आरबीआई का जो प्रियम्बल है, मतलब क्या उद्देश्य है, किस लिए काम करती है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुनिएगा क्या लिखा है, क्या प्रियम्बल है, टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट। रेगुलेट करना किसको, जो करेंसी नोट है, बैंक नोट है, उनको। ठीक है, कीपिंग द रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फिर से वही वर्ड आ गया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को लेके आना है इंडिया के अंदर। जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, इंडिया के अंदर जो क्रेडिट सिस्टम है उसको ऑपरेट करना। ठीक है, ओके। अब फिर से हमारे सामने 2-3 बातें आ गई। आरबीआई का क्या मकसद है, एक तो जो करेंसी पूरा सिस्टम है वो मेंटेन करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आना, और इंडिया के अंदर जो क्रेडिट सिस्टम है उसको चलाना, ऑपरेट करना। ठीक है, एक खास बात ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो थोड़ा हमसे अलग होता है। जो नॉर्मली कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो बताया गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और आरबीआई जो है वो फॉलो करती है 1 जुलाई से 30 जून, क्योंकि बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब खत्म होते हैं, ऑडिट होती है, उसके बाद जो है आरबीआई के ये फाइनेंशियल ईयर को इसलिए डिले किया गया। आरबीआई किस तरीके से काम करती है, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एक गवर्नर होता है, जिसके साइन होते हैं बैंक नोट के ऊपर, आप और हम सब देखते हैं उसको। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर लिखा गया है कि डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के अंदर एक होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर्स और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, टोटल 21 संख्या होती है किसकी, डायरेक्टर्स की, आरबीआई की। कितने, 21। एक तो होता है गवर्नर, जो मेन गवर्नर आप जानते हैं, हम जानते हैं सब इनको। दूसरा डिप्टी गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। ये तो है ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर का मतलब ये आरबीआई के ही लोग हैं, जो आरबीआई के अंदर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचते हैं, गवर्नर बनते हैं। फिर इनके जो एबिलिटीज है उसके हिसाब से इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हो गए ऑफिशियल डायरेक्टर। कुछ होते हैं अनऑफिशियल डायरेक्टर, मतलब बाहर से टपकते हैं, वो बाहर से लाए जाते हैं। कौन है इसके अंदर, 2 तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब गवर्नमेंट 2 अपनी तरफ से 2 बंदे लगाती है, और 10 लोग जो है अलग अलग फील्ड से लगाए जाते हैं, एक्सपर्ट, कोई प्रोफेसर्स को, कोई जो फाइनेंस और इन फील्ड के अंदर जो है अपनी एक्सपर्टीज रखते हो। और 4 डायरेक्टर जो है आरबीआई के 4 लोकल रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, उनके जो हेड है उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो टोटल 21 हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक तो मेन गवर्नर हो गए हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 2 जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट के, 10 डिफरेंट फील्ड से, और 4 फिर से कौन से, जो अलग अलग 4 जो अपने रीजनल ऑफिस है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब मिलके जो है वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। आरबीआई का वैसे ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब कंपनी का सीईओ होता है, वैसे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, गवर्नर है।
और उनको असिस्ट करते हैं कौन, वो 4 डिप्टी गवर्नर्स। ओके, क्लियर। अब आरबीआई के जोनल ऑफिसेज, 4 जोनल ऑफिसेज जहाँ 4 डायरेक्टर बैठते हैं, हमने अभी बात की कौन कौन से, दिल्ली जो है वो नॉर्थ के लिए, चेन्नई साउथ के लिए, कोलकाता ईस्ट के लिए और मुंबई वेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसके 19 रीजनल ऑफिसेज और 11 सब ऑफिसेज है, जैसे जयपुर के अंदर है एक, ठीक है। ओके, अभी तक क्या देखा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1926 के अंदर एक कमीशन आया, उसने रिकमेंड किया 1933 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या होता है, बेसिकली ड्राफ्ट होता है, आइडिया होता है कि हम ये चीज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में 1935 के अंदर फाइनली ये स्टार्ट हो गया 1934 का आरबीआई का एक्ट है। 1949 के अंदर 1949 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन हुआ। और आरबीआई की जो वर्किंग है वो मेन कौन संभालते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर 21 मेंबर होते हैं। ये बात हमने देखी। अब आरबीआई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, आरबीआई क्या क्या काम करती है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 2 तरह के काम जो है, एक तो बेसिक और प्राइमरी फंक्शन और कुछ है सेकेंडरी फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बेसिक जो मूल कार्य है किसके, आरबीआई के, वो क्या क्या है, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट बात है वहां आप हाईलाइट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 21 मेंबर है, तो इसके अंदर एक तो मेन गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 2 फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव, 10 डेप्यूटेड और 4 जोनल ऑफिसेज के, ठीक है। बेसिक फंक्शंस के अंदर देखिए, सबसे पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 जो है वो आरबीआई को सोल राइट देता है, मतलब इकलौता राइट किसके पास है, आरबीआई के पास, टू इश्यू करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। भारत के अंदर जितने भी जारी नोट है वो सारे करेंसी नोट कौन इश्यू करता है, आरबीआई एक्ट के 22 सेक्शन की पावर के तहत आरबीआई जारी करता है। एक्सेप्ट जो 1, 2, 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनके अलावा, ये जो सिक्के हैं ये गवर्नमेंट जो है वो खुद अपनी टकसाल के अंदर बनवाती है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि आरबीआई को जब भी नोट प्रिंट करने होते थे तो आरबीआई को उतने अमाउंट का मिनिमम गोल्ड जो है वो रिजर्व के अंदर रखना पड़ता था। लेकिन समय के साथ ये महसूस हुआ कि गोल्ड की वैसे ही स्कैरसिटी है, इतना सारा गोल्ड स्टोर करने की बजाय जो इसको पूरे दुनिया के अंदर आपको पता हो तो एक एसडीआर का कॉन्सेप्ट आया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो वो एसडीआर क्या होता है, बेसिकली आपका एक इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके अंदर आपका एक हिस्सा है, आपका शेयर है कि आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है आपको गोल्ड और ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मतलब हर अमाउंट के लिए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक रेशियो के अंदर चलते हो कि फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए का नोट इश्यू करना है तो एक फिक्स अनुपात है कि उसका 25% आपके पास एसडीआर या गोल्ड या उस रिजर्व के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये देखते हुए समय की मांग थी कि भाई करेंसी नोट तो नए नए इश्यू करने पड़ेंगे आपको, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उतना रिजर्व जो है वो मेंटेन करना संभव नहीं है। तो मेन तो हमारी बात तो जानने लायक ये है, आरबीआई जो है वो करेंसी नोट इश्यू करता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, सेकंड फंक्शन है बैंकर टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बैंकिंग एजेंट के रूप में काम करती है कौन, आरबीआई। उनके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे आरबीआई करती है। उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट की, पैसों की, तो गवर्नमेंट जो है वो किससे बोरो करती है, आरबीआई से बोरो करती है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके लिए बोरोइंग की लिमिट्स जो है वो फिक्स कर दी गई है। आपको पता हो तो रिसेंटली एक एफआरबीएम एक्ट भी आया, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट तो पुराना है लेकिन जो है उसके प्रोविजंस के तहत ही जो है आप बोरोइंग कर सकते हो। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये जो बैंकिंग कंपनी जितनी भी है, जितनी भी बैंक्स है, उनके लिए बैंकर का काम करती है कौन, आरबीआई। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब सारे संसाधन हथियार आपके खत्म हो जाए तो आरबीआई जो है वो लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है। मतलब आप जो है अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप मतलब बैंक को, ठीक है, तो बैंक क्या कर सकती है, क्रेडिट ले सकती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। हम आगे देखेंगे रेपो रेट पे, बैंक रेट के ऊपर जो है आरबीआई जो है वो फंड प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट भी ये करता है, तो जो नई बैंकिंग के ब्रांचेज है उनको ओपन करने के लिए लाइसेंस, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का पावर, ठीक है, बैंकों के चेयरमैन, डायरेक्टर्स। अभी आपको पता हो थोड़े दिन पहले यस बैंक का इश्यू हुआ था,
कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ गई थी, तो इसका जो बोर्ड है उसके ऊपर नियंत्रण आ जाता है किसका, आरबीआई का। और आरबीआई फिर क्या करती है, अपनी तरफ से डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। फिर बैंकों का जो मर्जर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक क्रिटिकल एरिया है, तो यहाँ पे मर्जर से पहले भी आरबीआई जो है वो उसको अप्रूव करता है, मर्जर की स्कीम को। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी सारी बैंकों को फॉलो करनी पड़ती है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, फिर इसके अलावा वीकली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और आरबीआई उनको फंड प्रोवाइड करता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब किसकी रिक्वायरमेंट है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, जो कौन फुलफिल कर रही है, सारी बैंक्स। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक। जो भी बैंकर्स है उनकी बैंक कौन है, आरबीआई। नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड सुपरवाइजर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वित्तीय पूरा अपना ढांचा है, उसका रेगुलेट करने वाला और उसका सुपरवाइजर कौन है, आरबीआई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको पता हो 1949, वो एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्या कि आप नई बैंकों के लिए लाइसेंस जो है वो आप दोगे। बैंकों के रिजर्व, असेट, उनकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स है, जैसे जो फॉर्मेट्स होते हैं ऑडिटिंग के दौरान, उनका ऑडिटर का नियुक्ति कैसे होगी, किस तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होनी चाहिए, कितना सीआरआर होना चाहिए, क्या वो बेजल नॉर्म्स है, उसके हिसाब से रिस्क को असेस करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन करता है, आरबीआई ही तय करता है। देयरफॉर हम इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। रेगुलेट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है डे टू डे बेसिस पे कि कहीं रिस्क एरियाज है, कौन सी बैंक फेल हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, जिसका काम ही क्या है इस बोर्ड का, आरबीआई के द्वारा ये बोर्ड बनाया गया है कि आप क्या करें, सुपरवाइज करें, मॉनिटर करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फॉरेक्स यानी जो विदेशी मुद्राएं हैं, आप जानते हैं किसी भी कंट्री के लिए जो रियल असेट है वो बेसिकली फॉरेन करेंसीज ही होती है। आज के टाइम में गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसीज हो गई, क्योंकि आप समझिए अपने देश के अंदर अंदर हम लोग कितना ही पैसा छाप लें, कितने ही इंडियन नोट जो है वो इकट्ठे कर लें, एक्चुअल जो हमारी वर्थ है वो ये है कि हमारे पास फॉरेक्स कितना है, फॉरेन करेंसी कितनी है। ये फॉरेक्स से हम क्या कर सकते हैं, बाहर से जो है वो रिसोर्सेज इंडिया के अंदर खरीद के ला सकते हैं, और वो रिसोर्सेज जब इंडिया के अंदर आएंगे तब हमारी रियल वैल्यू बढ़ेगी। बाकी जो हमारे देश के अंदर जो संसाधन है वही रहेंगे। ठीक है, तो फॉरेक्स क्या शो करता है, देश की प्रॉस्पेरिटी की, भाई हम बाहर से इतने सारे संसाधन खरीद के ला सकते हैं, तेल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो। तो ये जो फॉरेक्स है इसके लिए पहले फेरा एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको खत्म करके 1999 के अंदर फेमा एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत जो इंडिया का फॉरेक्स है वो पूरी जिम्मेदारी किसके पास है, आरबीआई उसको मेंटेन करता है, अपने पास रखता है। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ये फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आप समझिए कि फॉर एग्जांपल आपकी ये फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, आपकी यहाँ फैक्ट्री है, आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, तो बदले में आप क्या लेके आओ, क्या लेके आ रहे हो, डॉलर लेके आ रहे हो, डॉलर लेके आ रहे हो। ओके, अब ये डॉलर किसके पास आया, यहाँ बैठे कोई सेठ जी है, सेठ लाला है मान लो, उस लाला के पास आएगा, अब वो अपने पास डॉलर जमा करता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी लाला जैसे सेठ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब एक्सपोर्ट करेंगे और बदले में डॉलर आएंगे, तो वो डॉलर किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई उन्हें अपने पास जमा कर लेगा डॉलर को, और बदले में जो इंडियन रुपीज है वो जारी कर देगा किसको, उस सेठ को जिसने एक्सपोर्ट किया है। कल को मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, मान लो फॉरेन से कोई कार इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो मुझे पेमेंट जो यूएस में बैठा है, क्या वो भारतीय पैसे लेगा, नहीं, उसको तो क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो मैं डॉलर कहाँ से लेके आऊँगा, तो मैं जाऊँगा किसके पास, आरबीआई के पास, कि भाई आरबीआई मुझे मैं कैश लो, इंडियन रुपीज में लो, बदले में कुछ डॉलर दो ताकि मुझे पेमेंट करना है।
तो आरबीआई जो है इंडिया का जो पूरा फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने पास रखता है। इसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको भी बांटा गया है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब आप कोई फिक्स असेट परचेज कर रहे हो, इस तरीके से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। करंट अकाउंट मतलब आप स्टडी के लिए गए हो, आप टूर के लिए गए हो, टूरिज्म पर्पज के लिए, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए आपको पैसे चाहिए, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई इनके ऊपर भी लिमिट रखती है कि इसमें आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, इसमें हमारी अप्रूवल लेनी है, इसमें किसी की अप्रूवल नहीं लेनी। 2 लाख तक का आपको चाहिए पैसा डॉलर में तो आप तुरंत ले सकते हो बिना किसी अप्रूवल के। समझ रहे हो आप बात? तो ये सारी पावर्स किसके पास? आरबीआई के पास रहती है। फॉरेक्स रिजर्व का पूरा भंडार उनके पास, उसका मैनेजमेंट, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है आरबीआई सारा अपने ऑफिस में लेके बैठा रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? मैनेज और कंट्रोल करता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। ठीक है, और रिसिप्ट और पेमेंट को, फॉरेन करेंसीज जो है उनके रिसिप्ट और पेमेंट को, जो फॉरेन करेंसी रिसिप्ट हो रही है, जैसे वो लाला ने एक्सपोर्ट किया तो बदले में डॉलर आए, और पेमेंट मान लो मुझे कुछ परचेज करना है तो उसके लिए पेमेंट के लिए भी आरबीआई करेगी, और उसको कंट्रोल करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन वो भी इस फेमा एक्ट के अंदर दे रखे। अगला, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आरबीआई के हम लोग इतनी देर से सुन रहे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये समझने वाली बात है, अगर आप समझ गए तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। क्रेडिट कंट्रोलर, समझिएगा, अगर हम इंडिया की बात करें मान लो, ठीक है, ये अपना इंडिया पूरा, ओके। अब इस इंडिया के अंदर जो भी पैसा है, पैसा इज इक्वल टू क्या है? पैसा मतलब वैल्यू है, पैसा मीन्स वैल्यू है, कोई संसाधन को रिप्रेजेंट करता है पैसा। मान लो मेरे पास इतना सारा गोल्ड है, तो उस गोल्ड की जो वैल्यू है वो मनी टर्म्स के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? पैसा है। कि भाई 50 ग्राम जो है सोना 1 लाख रुपए का मिल रहा है, तो वो उसकी मनी टर्म्स के अंदर उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो पैसा है देश के अंदर जितना भी, ये पैसा कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा है? पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग लोगों के पास, किसी एक के पास तो सारा है नहीं। अब सुनिएगा, बैंक क्या है? एक इंटरमीडियरी है, एक माध्यम है, जिसके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स है सारे जो अलग अलग लोगों के पास है, वो सारे कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक के पास जमा करवाते हैं। किसके पास जमा करवाते हैं? बैंक के पास जमा करवाते हैं। बैंक क्या करती है उन पैसों का? कि जिनके पास है, एक्स्ट्रा है, उन्होंने तो क्या करवा दी? सेविंग जमा करवा दी। अब जिनकी दूसरी पार्टी कौन है? जिनको नीड है पैसों की, जिनको क्या है? नीड है, वो लोग भी तो खड़े हैं लाइन लगा के, वो ब्याज देने को तैयार है। तो बैंक वो जो जमा पैसा है वो डाइवर्ट करती है किनके पास? इन लोगों के पास। ओके, क्लियर है? अब ये क्या हो रहा है आप देखिए, ये बेसिकली जो क्रेडिट की नीड है, उधार की जो नीड है, जो पैसों की नीड है, उसको फुलफिल किया जा रहा है। किसके द्वारा? एक इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक संस्था के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। ये बैंक ही क्यों कर रही है? क्योंकि बैंक के पास ये पैसा क्या हो रहा है, जो लोगों की सेविंग है वो जमा हो रही है, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो आगे लोन दे सके। लोन में मेरे निजी स्तर पे आपको दे सकता हूँ, कोई मान लो मेरा फ्रेंड आया मुझे पैसे मांग रहा है तो मैं उसको लोन दे सकता हूँ, लेकिन क्या ये मैं मास स्केल पे सबको लोन दे सकता हूँ? नहीं। तो बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीका है ये क्रेडिट की नीड को फुलफिल करने का। अब सुनिएगा, अगर बैंक धड़ल्ले से सबको जो है वो क्रेडिट देना शुरू कर दे, सबको लोन देना शुरू कर दे, मतलब जो एप्लीकेशन आई आपने इजीली उसको लोन दे दिया, फटाफट दे दिया, जितना मांगा, मान लो सिक्योरिटी में बदले में 1 लाख रुपए का लोन मांगा है, ठीक है, तो 1 लाख के बदले जो है सिक्योरिटी, कुछ जमीन के पेपर या कुछ शेयर्स या कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ LIC की पॉलिसी, कुछ तो सिक्योरिटी होगी। मान लो ऐसा रूल बना दिया कि भाई आप 2 लाख का जमा करवाओगे तो उसका 50% आपको, आधा जो है लोन के रूप में हम कैश दे देंगे।
मान लो मेरे पास गोल्ड की चेन है, मैंने निकाल के बैंक के पास रखी, बैंक ने उसकी 50% वैल्यू मुझे कैश में लोन के रूप में दे दी, वो सिक्योरिटी मेरे पास बैंक के पास पड़ी। वहीं आरबीआई ने 50% से हटा के कह दिया जितना आप दोगे उसका 100% लोन दिया जा सकता है। तो 2 लाख के बदले कितना लोन दे दोगे? 2 लाख की सिक्योरिटी के बदले 2 लाख। ओके, या ये भी हो सकता है आरबीआई ने कहा कि भाई बैंक के पास कुल जितना जमा है, मान लो 100 रुपए जमा है, कितने जमा, कितने 100 रुपीज। आरबीआई ने कह दिया कि उस 100 रुपए का आप सिर्फ 70% ही क्या कर सकते हो, आगे लोन के रूप में दे सकते हो। या दूसरी तरफ कह दे कि नहीं, आप उसका 90% लोन के रूप में दे सकते हो। अब हो क्या रहा है बेसिकली, जब आरबीआई कह रहा है आप 90% लोन दे सकते हो जितना आपके पास जमा है, मतलब 20% पैसा और एक्स्ट्रा किसके पास जाएगा? लोगों के पास जाएगा, जनता के पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। ओके, दूसरी तरफ जब आरबीआई ने ये कहा क्या कि भाई आप जितनी की सिक्योरिटी ले रहे हो पूरे अमाउंट का लोन दे सकते हो, तो जाहिर सी बात है मैं 2 लाख की सिक्योरिटी दूंगा तो 2 लाख का पूरा लोन किसके पास जाएगा? उस आदमी के पास जाएगा। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है अचानक। या आरबीआई चाहे तो उसको कम करना चाहे तो कम कर देती है, ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा कर देती है। तो आरबीआई के पास वो सारे हथियार है, वो टूल्स है जिससे वो क्या करती है, मार्केट के अंदर ये जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करती है कि कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा। ठीक है, ये कौन तय करती है? आरबीआई तय करती है। मान लो आरबीआई ने सब बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई आप जितने वैल्यू की सिक्योरिटी ले रहे हो उसका सिर्फ 50% ही लोन के रूप में बांट सकते हो। तो जाहिर सी बात है अचानक मार्केट के अंदर जो लोन जो मिलने वाले हैं वो क्या होंगे, उसमें कमी आएगी। या दूसरे कंट्रोल टाइट कर दिए, बैंकों को कह दिया कि भाई आपके पास जितना भी पैसा जमा है उसका 30% आपको अपने पास ही रखना है, सिर्फ 70% ही बांट सकते हो। फिर बढ़ा दिया 75% बांट सकते हो। जैसे कोविड के बाद गवर्नमेंट को लगा लोगों के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी में मंदी है, ठीक है, डिप्रेशन में है इकोनॉमी, तो पैसों की जरूरत है। जब लोगों को पैसा बांटेंगे तो वो मार्केट में जाएंगे, खरीदारी करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है, सप्लायर्स जो है वो रिवाइव होंगे। तो आरबीआई ने क्या कि इंटरेस्ट की रेटें सस्ती कर दी ताकि लोगों को इजीली जो है वो पैसा अवेलेबल हो, तभी तो वो खर्चेंगे। तो ये सारे जो हथियार है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्या कर रही है? बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, बात करते हैं उसके ऊपर, 1 मिनट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेकंड काम है इसका कौन सा? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे हम डिटेल में डिस्कशन जस्ट इसके बाद में करने वाले हैं। एक बार को मैं अदर फंक्शंस बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ मॉनेटरी से डाटा से रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश भी करती है आरबीआई, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड जो हम डाटा देखते हैं कि भारत का फॉरेक्स इतना हो गया है, एफडीआई इतना आ गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर आरबीआई का इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। इसके अलावा जो अदर फंक्शंस है, प्रमोशनल और अदर फंक्शंस, ये तो कोर फंक्शंस थे। बैंक नोट इश्यू करना, बैंकों को रेगुलेट करना, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो डिसाइड करना। जो अदर फंक्शन है उसके अंदर एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए उसने नाबार्ड एस्टेब्लिश कर रखी है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कई सारी कंपनियां हैं जो होली ओन सब्सिडरीज है किसकी? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो उनके थ्रू जो अलग अलग फंक्शंस है स्पेसिफिक जो वो परफॉर्म करती है, जैसे रूरल और एग्रीकल्चर एरिया के लिए नाबार्ड उसने सेटअप कर रखा है। फिर एक्सपोर्ट के लिए एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, तो एक्सपोर्ट के लिए उनको प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम जो है रीफाइनेंस की स्कीमें लेके आती है कि भाई आप जो है एक्सपोर्ट कीजिए तो हम पैसा देंगे, गारंटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट। इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए जो आप देखिए आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट के हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कौन? आरबीआई। फिर कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकिंग के प्रमोशन के लिए भी काम करती है। आपको पता हो तो जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी आरबीआई के दायरे में आता है, हमने ये लास्ट चैप्टर में देखा था। ओके, और नेक्स्ट मॉनेटरी अथॉरिटी जो है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं इसके फंक्शंस के बारे में जो है हमने अभी तक जो बात की है वो ये है। एक बार मैं क्विक जो आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। आरबीआई के बारे में सबसे पहले हमने देखा आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसके अंदर 2-3 डेट्स हमें ध्यान रखनी है। 1935 के अंदर स्टार्ट हुआ, 1949 के अंदर ये नेशनलाइज हुआ। ठीक है, दूसरी बात किस तरीके से ये गवर्न होता है, तो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो 21 मेंबर इसके अंदर
कुछ ऑफिशियल होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल होते हैं। उसके अंदर सबसे मेन जो है आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 उसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिर बाकी लोगों के अंदर देखेंगे तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और डिफरेंट फील्ड से जो लोग आते हैं वो भी होते हैं। ओके, अब इसके अलावा हमने देखा क्या फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो मेन फंक्शन जो है वो हमने बात की है, और जो सेकेंडरी और सपोर्टिंग फंक्शंस है उनके ऊपर भी हमने बात की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में पूरा डिस्कशन है, तो कल के लेक्चर के अंदर हम उसको शुरुआत से डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।